नमस्कार। 5 की बात में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की, जहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष अपने एक बयान की वजह से फिर विवादों में घिर गए हैं। उन्होंने ममता बनर्जी को लेकर एक अभद्र टिप्पणी की है। पुरुलिया की रैली में उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी सबको अपने पांव का प्लास्टर दिखाना चाहती हैं। अच्छा है कि वो साड़ी की जगह बरमूडा पहने। पिछले दिनों ममता को पांव में चोट लगी थी, जिसको लेकर भी विवाद हुआ था, लेकिन दिलीप घोष का बयान हैरान करने वाला है। हो जाएगा, প্লাস্টার কাটা হয়ে গেল, ফের ব্যান্ডেজ বাঁধা হয়ে গেছে, আর পা তুলে তুলে সবাইকে দেখাচ্ছেন। শাড়ি পরে আছেন, একটা পা ঢাকা একটা খোলা, এরকম শাড়ি পরতে দেখিনি। যদি পাটা বার করে রাখবেন, শাড়ি কেন বারমুড়া পরতে পারেন, তাহলে পরিষ্কার দেখা যায়। কত নাটক দেখবো। और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने दिलीप घोष के बयान पर सख्त एतराज जताते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष ने भरी सभा में कहा कि ममता जी साड़ी क्यों पहनती हैं, उन्हें बरमूडा पहनना चाहिए, जिससे वो अपने पैरों को बेहतर तरीके से दिखा सकें। ऐसी विकृत मानसिकता रखने वाले बंदरों को लगता है कि वो बंगाल को जीतने जा रहे हैं। और इस पर और जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी मोनिदीपा बैनर्जी। मैं तो कहूँगी ये कभी भी पश्चिम बंगाल के लोगों के साथ ये जो उन्होंने कहा है, ये लोग नहीं एक्सेप्ट कर सकेंगे। एक तो है मुख्यमंत्री, दूसरी है महिला, और दीदी बोल के सब बुलाते हैं, और उनका जो भी हो पैर पे चोट ज़रूर लगा है, इस कारण वो प्लास्टर लेके बैठी हुई हैं और काफ़ी कष्ट करके वो एक मीटिंग से दूसरा मीटिंग जा रही हैं। घर पे बैठ सकती थी, शी हैड अ गुड एक्सक्यूज़, लेकिन वो नहीं की। जो भी हो, शायद बीजेपी का कहना है, मानना है कि वो इससे ये जो प्लास्टर लगाया है उस पर पैर पे, उससे शायद वो राजनीतिक फ़ायदा लेना चाहती हैं, ऐसे बीजेपी का मानना हो सकता है। वो भी एक्सेप्टेबल है पॉलिटिकली, राजनीतिक तरीके से। लेकिन साड़ी कैसे पहनी मुख्यमंत्री और क्यों बरमूडा नहीं पहनी, ये शायद सब लिमिट्स क्रॉस कर जाते हैं महिलाओं के तरफ। महिलाओं के बारे में जब कोई राजनीतिक नेता बोलते हैं, ऐसा ही आपके पास बयान आया है महुआ मोइत्रा से, ऐसा ही बयान आया है काकोली घोष दस्तीदार से। बीजेपी के महिला नेता ने ऐसे कुछ रिएक्शंस दिए हैं या नहीं, ये हमारे पास अब तक नहीं आई हैं। दिलीप घोष का ऐसा वेरी कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स करना ये पहली बार नहीं है। पिछले बार वो बहुत कंट्रोवर्सी में पड़े थे जब उन्होंने कहा था कि गाय के दूध में सोना है। इसको लेके काफ़ी हलचल मची थी, लेकिन इस बार जो उन्होंने कहा है वो शायद सब लिमिट्स क्रॉस कर जाती हैं। इसका रिएक्शन ज़रूर होगा। तो एक तरफ ये विवाद शुरू हो गया है, लेकिन दूसरी तरफ बंगाल में चुनाव प्रचार जोरों पर है। बंगाल में पीएम मोदी ने कांथी में रैली की, दूसरी तरफ केरल में अमित शाह कोच्चि में रोड शो करते नजर आए। पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर काफी तीखा हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि 2 मई को दीदी का जाना तय है, बच्चा बच्चा उनका खेल समझ गया है। टीएमसी के पाप का घड़ा भर चुका है, दीदी ने किसानों के खाते में पैसा नहीं जाने दिया। वहीं असम में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर हमला बोला। क्रांति की धरती मेदिनीपुर, जहां शायद ही 2 मई को पश्चिम बंगाल दीदी को द्वार दिखाएगा। लोकेरा आपना के दौड़जा देखावे। बंगाल का विकास, यहां के लोगों का विकास, ये बीजेपी का कमिटमेंट है। दीदी आजकल मेदिनीपुर में आकर बार बार बहाने बना रही हैं। दीदी उन बहनों, उन परिवारों को जवाब नहीं दे पाई जिनको पहले अम्फान ने तबाह किया और फिर तृणमूल के टोलाबाजों ने लूट लिया। जब जरूरत होती है तब तो दीदी दिखती नहीं है।
लेकिन जब चुनाव आता है तो कहती है सरकार द्वारे द्वारे, सरकार द्वारे द्वारे। यही इनका खेला है, यही इनका खेला है। और बंगाल में जैसे हमने आपको दिखाया कि बड़े नेताओं की रैलियों का सिलसिला जारी है। कांथी में पीएम मोदी ने रैली की तो ममता ने पुरुलिया और बांकुरा में। सारा जोर जो है असल में पहले चरण के चुनाव को देखते हुए जंगल महल इलाके पर है, जहां 30 सीटें हैं। आदिवासियों और SC/ST को लुभाने की कोशिश की जा रही है। झारग्राम में इस बार तृणमूल ने संथाली सिनेमा की सुपरस्टार बीरबहा हांसदा को मैदान में उतारा है। उनसे बात की हमारी सहयोगी मोनिदीपा बैनर्जी ने। आप संथाली फिल्म की इतनी बड़ी हीरोइन है। हाँ, मैं थी, वो 2 साल पहले छोड़ चुकी थी। उसके बाद मैं समाज के लिए भी काम करती आ रही हूँ। मतलब उसके बाद पॉलिटिक्स में भी मेरा, तो पहले बचपन से ही मैं पॉलिटिक्स में मेरा इंटरेस्ट था। और फिर मुझे लगा कि ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ मैं सबके लिए काम कर सकती हूँ। इस बार बंगाल के इलेक्शंस में SC/ST, OBC ये सब लेके बड़ा चर्चा हो रहा है। क्या हालात हैं पश्चिम बंगाल में ट्राइबल कम्युनिटी का, आदिवासी, शेड्यूल्ड कास्ट? देखिए, हम लोग ममता बनर्जी के चलते बहुत से जोन में है। और बीजेपी जो है हम लोगों का, देखिए, एक रूल्स जो ये कर रहा था, जो आप अगर जमीन का कागज आप नहीं दिखा सकते हैं या आपके पास अगर ST सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको बेदखल किया जाएगा, जो सेंधी एक्ट कर रहा है। तो उस हिसाब से हम लोगों को कहीं ना कहीं लगता है कि संथाल या ST/SC के लिए बीजेपी सेफ नहीं है। पर आदिवासी के लिए इस बार इलेक्शन में बड़ा उछल कूद हो रहा है। यहाँ पे OBC डिक्लेयर किया जा रहा है सबको, पर हाल क्या है आदिवासियों का? आदिवासी अभी हम लोग बंगाल में बहुत सेफ है। जैसे झारखंड का बात करती हूँ, झारखंड में जो बीजेपी गवर्नमेंट जो आया हुआ है 5 साल के लिए, तो उधर एक रूल्स ऐसा आ गया कि अगर मैं झारग्राम की ST हूँ तो मैं मिदनापुर में जनरल हो जाती हूँ। लेकिन हम लोग का वेस्ट बंगाल में ऐसा नहीं है। ST मतलब हम लोग ऑल ओवर इंडिया में ST है, ऑल ओवर वर्ल्ड में हम लोग ST है। ये सिर्फ ममता बनर्जी करती है, लेकिन बीजेपी इसको लेके पॉलिटिक्स करता है। तो बीजेपी कैसे इतना अंदर घुस गया पश्चिम बंगाल में? बहुत सारे सीट्स उनको मिले 2019 में। वही एक है, पैसा देके, लालच देके एक वोट उसको मिला, एक झूठ बोल के, एक सबको डरा के। बात है धर्म का, इस पर आपको क्या लगता है? आप लोग आदिवासियों का अलग सा धर्म होता है, सावताली का अलग सा, और हिंदुइज्म हो रहा है, बीजेपी पुश कर रही है, ऐसा मानते हैं क्या? हाँ, वो लोग तो हिंदुइज्म करते, मतलब हिंदू करता है, लेकिन हम लोग का सबका अलग अलग धर्म है। हम लोग संथाली का जो है सारी धर्म, सरना धर्म मानने वाले इंसान है। कुड़माली का एक अलग है। तो इधर जितना भी कास्ट है सबका अलग अलग धर्म है। तो हम लोग सबका धर्म को सम्मान देके, सबको लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है ये धर्म लेके, SC/ST, ये OBC लेके इतना राजनीति, ये आपको कैसा लगता है? देखिए, अच्छा तो नहीं लगता है। जो लोग भी बीजेपी गवर्नमेंट्स में जो लोग हैं, तो उन लोगों को मैं एक ही बात बोलती हूँ कि अगर आप लोग सच्चे में देशभक्त हैं तो सबको लेके आगे बढ़ो, तब मानूंगी आप लोग देशभक्त है। नहीं तो वो जो हिंदू करते हो, जो बाकी जो भी धर्म को आप लोग इतना एकदम पैर के नीचे कुचल के मारना चाहते हो, एक बहुत गलत है और इसको मतलब हिसाब देना पड़ेगा। तो बंगाल के बाद बात करते हैं असम की, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने लखीमपुर में कांग्रेस और AIUDF गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि घुसपैठ से फूले फले दल को कांग्रेस सत्ता देना चाहती है। जो दल घुसपैठ पर ही फला फूला हो, आज उसके वोट बैंक पर कांग्रेस असम की सत्ता हथियाना चाहती है। क्या ऐसे लोगों के हाथ में असम की सरकार की चाबी देनी चाहिए क्या? जो दल असम के मूल निवासियों के साथ भेदभाव का प्रतीक रहा हो, कांग्रेस आज उसके हाथ में असम को सौंपने की बात कर रही है। उधर केरल के कोच्चि में अपने रोड शो के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस बार केरल की जनता बीजेपी को विकल्प के तौर पर देख रही है। देखिए, केरल में
एलडीएफ और यूडीएफ दोनों से केरल की जनता परेशान है। और ये जो आप देख रही हैं इतना बड़ा जनसमर्थन जो दिखाई दे रहा है, केरल की जनता भारतीय जनता पार्टी को एक विकल्प के रूप में देख रही है। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं हम बहुत अच्छी बढ़त के साथ इस बार केरल चुनाव में परफॉर्म करेंगे। मुंबई के बेहद चर्चित इस पूरे विवाद में जो एंटीलिया का जो केस है वहां पर अब मनसुख हिरेन की हत्या की जांच अब एनआईए करेगी। ठाणे कोर्ट ने महाराष्ट्र एटीएस से सारे दस्तावेज एनआईए के हवाले करने को कहा। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के बावजूद एटीएस अपनी जांच किए जा रही थी। इस केस के पेपर वो एनआईए के हवाले नहीं कर रही थी और मुकेश अंबानी के घर के बाहर कार में विस्फोटक मिलने के मामले में एनआईए अब यूएपीए की धारा भी जोड़ रही है। इसका मतलब यह है कि जो अब तक सिर्फ आपराधिक साजिश का मामला बनाया गया था, अब आतंकी साजिश का मामला बन चुका है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक मौके से विस्फोटक का मिलना आतंकी कार्रवाई दर्शाता है। और मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि आरोप गंभीर हैं, लेकिन सुनवाई के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट में सुनवाई की कोई समय सीमा तय करने से भी मना कर दिया। परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के कथित भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई जांच की मांग की थी। साथ ही मुंबई के पुलिस कमिश्नर के पद से अपने तबादले को भी उन्होंने मनमाना और गैर कानूनी बताते हुए उस पर रोक लगाने की गुहार लगाई थी। परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को 8 पन्नों का एक खत लिखा था शनिवार को और दावा किया था कि देशमुख चाहते थे कि पुलिस अधिकारी बार और होटलों से हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली करें। टीआरपी को मेजर करने के लिए तो आरोप गंभीर लगाए हैं, ये सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है। लेकिन शिवसेना नेता संजय राउत ने एनडीटीवी से कहा कि लेटर बम असल में छोटा पटाखा भी नहीं है। उन्होंने कहा कि झूठे कागज से सरकार नहीं गिरने वाली। नए नए खुलासे हो रहे हैं। कोई खुलासा नहीं है। क्या रोजाना खुलासा है? एक भी खुलासा नहीं है। ये सब फेकम फेक चल रही है। क्या खुलासा है मुझे बताइए। अपोजिशन लीडर को बहुत ही जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए। अपोजिशन लीडर जो महाराष्ट्र के हैं वो कभी महाराष्ट्र के सीएम भी रहे हैं। तो इस प्रकार से दिल्ली में आकर झूठे कागज दिखाकर तो आपको क्या लगता है हमारी सरकार गिर जाएगी या राष्ट्रपति शासन लगेगा? नामुमकिन है ये। हमारे पास इतना बहुमत है आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो क्या ये सब कुछ जो सरकार गिराने के लिए मिल रहा है, दबाव बनाए, गृह सचिव से मिल रहे हैं, राज्यपाल से मिल रहे हैं? दबाव तो थोड़ा उनको लगता है दबाव बनाया है, लेकिन हम लोग हैं ना दबाव झेलने वाले। हमको नहीं लगता है दबाव विवाह कुछ नहीं है। ये बॉम्ब लेकर घूम रहे लेटर बॉम्ब, अरे वो छोटा फटाका भी नहीं है। लेकिन जो सीनियर अधिकारी जो चिट्ठी जिस तरह आरोप लग रहे उस पर सीनियर अधिकारी जिसको बर्खास्त किया है वो ना, जिसको बर्खास्त किया है पुलिस कमिश्नर पद से, वो एक लेटर लिखता है। वो लेटर लेकर कोई गृह सचिव को मिलता है केंद्र से। ऐसे तो बहुत से लेटर हर राज्य में किसी ना किसी अधिकारी ने मुख्यमंत्री को लिखे। तो सबके ऊपर आप सीबीआई जांच लगाएंगे और सबके ऊपर आप राष्ट्रपति शासन का डर लगाएंगे, ऐसा होता है। क्या अनिल देशमुख को पूरी तरह साथ है, कोई बदला नहीं जाएगा, हटाए पूरी तरह? वो मुख्यमंत्री तय करेंगे, मैं कैसे बोल सकता हूँ। वो मुख्यमंत्री की बात है, उनका अधिकार है, देख लेंगे बाद में। और महाराष्ट्र के सियासी बवाल का मुद्दा आज फिर राज्यसभा में गूंजा। बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि 100 करोड़ की वसूली तो सिर्फ मुंबई से है, पूरे राज्य का क्या हाल होगा। 15 लाख की बात करें तो मैं महाराष्ट्र की बात करूंगा, जो पिछले 3-4 दिनों में रिपोर्ट निकल रही है आपकी सरकार की। हाँ, मेरा मुंह मत खिलवाना, नहीं तो मैं शुरू हो जाऊंगा। जो 100 करोड़ रुपए गृह मंत्री के द्वारा लिया जा रहा है। माननीय सिंधिया जी, मेरा मुंह मत खुलवाना। माननीय सिंधिया जी, प्लीज कराची, प्लीज सिट डाउन। कराची, सिट डाउन। ऑनरेबल मेंबर्स, प्लीज सिट डाउन। सिंधिया जी, प्लीज एड्रेस द चेयर। सॉरी, मैंने कहा 100 करोड़ और वो तो केवल ऑनरेबल मेंबर,
शहर मुंबई का, बाकी प्रदेश का क्या हाल होगा? आप मेरा ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस, ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस। बिहार विधानसभा में कल के हंगामे के बाद आज बिहार में विपक्ष के विधायकों ने सदन के अंदर नहीं जाने का फैसला किया। कल देर रात तक जमकर हंगामा होता रहा। विपक्ष के कई विधायकों के साथ मारपीट भी हुई। इस दौरान महिला विधायकों को भी नहीं बख्शा गया। इन सब के बीच राज्य सरकार विधेयक को पास कराने में सफल रही। इस घटना के विरोध में आज विपक्षी सदस्यों ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि इस घटना को लेकर पूरा देश नीतीश कुमार से सवाल कर रहा है। विपक्षी विधायकों को लात घूसे, महिलाओं का जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी ने चीर हरण कराने का काम किया, बाल पकड़ के खिंचवाना, साड़ी निकलवाना, विधायकों को नीतीश कुमार जी के इशारे पर लात घूसे, मां बहन की गालियां देकर के जिस प्रकार से पुलिस वालों ने जूतों से मारने का काम किया, कितनी भी निंदा की जाए वो कम है। पूरा देश जो है नीतीश कुमार जी पर थू-थू कर रहा है। पूरा देश नीतीश कुमार से सवाल पूछ रहा है और नीतीश कुमार जी पूरी तरीके से नैतिकता और शर्म को बेच खाए। पूरा ये कैंपस है, इस कैंपस में अगर किन्हीं का नियंत्रण है तो सीधे विधानसभा के अध्यक्ष महोदय का नियंत्रण है। ये नहीं कि सरकार के लोगों का है, मुख्यमंत्री का या सरकार के अन्य किसी व्यक्ति का है। तो यहाँ उनके माध्यम से हुआ और जिस प्रकार से डिस्टर्ब कर रहे थे लोग, कैसा दृश्य उपस्थित कर रहे थे, तो उन्होंने बुलाया ताकि सबको एक अपना जिसको निकलना है निकले। अब जिस तरह से भी किया गया वो तो वही किया गया जो करने के बिना कोई उपाय नहीं था, कोई चारा नहीं था। तो ये सारी बात कही गई है। और आज बिहार विधान परिषद में एनडीए और विपक्ष के सदस्यों के बीच नीतीश कुमार के भाषण के दौरान जमकर नोकझोंक हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर अपना आपा खोते दिखे। जनता रिजेक्ट किया है और आप लोगों का ठीक से जवाब देगी। नहीं ठीक है, और सबको मालूम नहीं है कि क्या कर रहे हो, है? और यहाँ के लोग शांति से बैठे हैं। आप लोग जो अटैक करते हो, इधर के लोग अटैक करते हैं, इधर के लोग सुन लेते हैं। इस तरह का कांग्रेस के लोग भी नई परंपरा का में पढ़ करके अपने आप को भी बर्बाद कर रहे हैं। नेता बोल रहे हैं, आप समझ लीजिए। सदन नेता बोल रहे हैं, अपने आप को समझ लीजिए। सुनिए, सदन नेता बोल रहे हैं विधानसभा में इस तरह का नहीं। आप लोग विधानसभा के अध्यक्ष के पद पर किस तरह से किया, तो यहाँ क्या किया वहां जाके पता कर लीजिए। और पूरा का पूरा एनडीए के तमाम लोग बैठे रहे हैं। आप लोग बात कर रहे हैं, अंदर बैठिए, आप लोग बैठिए। बताना चाहिए किसी भी चीज को, और चुपचाप अपने कार्यक्रम में हिस्सा लीजिए, अपनी बात कहिए। क्या संख्या है, इधर की क्या संख्या है, बता कुछ बोल रहे हैं, आप लोग खड़े हल्ला कर रहे हैं। कोविड के लगातार बढ़ते मामलों के बीच चिंता का विषय ये भी है कि इसके नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं, नए प्रकार सामने आ रहे हैं। देश के 18 राज्यों में ये नए वेरिएंट मिले हैं। 10,757 नमूनों में 771 मरीजों में नया वेरिएंट पाया गया है। इनमें भी 736 नमूनों में ब्रिटेन वाला वेरिएंट मिला है। 34 मामलों में दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट है और एक केस में ब्राजील से भी वेरिएंट आया है। और अब खबर भोपाल से, जहां के एक सरकारी अस्पताल के वॉशरूम में होमगार्ड के एक जवान का शव मिला है, जो कोविड-19 आइसोलेशन वार्ड में 2 दिन से गायब बताया जा रहा था। भोपाल के एक पुलिस अस्पताल में पुष्पराज नाम के होमगार्ड को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज 17 मार्च को दी गई थी। उसके परिवार का आरोप है कि वैक्सीन लेने के बाद उसे सांस लेने में तकलीफ सहित दूसरी परेशानियां होने लगी थी, जिसके बाद उसे रविवार को जेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसकी कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, लेकिन उसे ऑक्सीजन दिया जा रहा था। अब हबीबगंज पुलिस ने अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज
के आधार पर जांच शुरू कर दी है। अस्पताल ने इस मामले में 2 नर्स और 1 मेट्रन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। मामले की जांच के लिए 3 डॉक्टरों की एक टीम भी बनाई गई है।